In today's topic, we are going to discuss about resistance of a conductor. See, मैंने आपको बताया था व्हाट इज रेजिस्टेंस. एक कंडक्टर है, सपोज दिस इज ए कंडक्टिंग वायर. आपको इसे एक सेल से कनेक्ट करना है, बैटरी जिसको आप कहते हो. उसका एक टर्मिनल पॉजिटिव और एक टर्मिनल निगेटिव होता है. तो जब आप इसे कनेक्ट करते हो तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं इसमें, मतलब चार्ज मूव कर रहा है Q. ये चार्जेस जब मूव करते हैं तो ये जो कंडक्टर है ये ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है. सो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर ड्यूरिंग the flow of electrons is called resistance. ठीक है. And Ohm's law says V is proportional to I. जो वोल्टेज होता है सप्लाई आप करते हो वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है. जितना वोल्टेज आप बढ़ाओगे या कम करोगे उसी प्रोपोर्शन में करंट भी बढ़ेगा या कम होगा. सो V is proportional to I. एंड V इज इक्वल टू एक कॉन्स्टेंट लगाना पड़ेगा I इंटू R. दिस R इज द प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट. दिस R इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. तो रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए ये फॉर्मूला, और रेजिस्टेंस एक्चुअली होता क्या है, जो मूव करते समय ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर होता है, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस. R इज इक्वल टू V अपॉन I, और V की यूनिट होती है वोल्ट, करंट की होती है एम्पियर. सो आर की यूनिट हो गई वोल्ट अपॉन एम्पियर. इसको कहते हैं ओम, OHM, और इसको डिनोट करते हैं इस लेटर से. ठीक है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स. रेजिस्टेंस कौन कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करता है. सबसे पहला फैक्टर जो है वो है लेंथ का. कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा होगी तो ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा होगा कंडक्टर का. सो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. ठीक है. सेकेंड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब उसकी थिकनेस, एरिया जो उसका वायर का जो सर्कल है, एरिया, सर्कुलर एरिया, उसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं. सो एरिया ज़्यादा होगा तो ऑब्स्ट्रक्शन कम होगा, एरिया कम होगा तो ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा होगा. सो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. इन दोनों इक्वेशंस को आप यदि कंबाइन करोगे देन यू गेट R इज इक्वल टू R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A. एंड R इज इक्वल टू, फिर से एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डालना पड़ेगा. दिस कांस्टेंट इज नोन एज रो, L अपॉन A. इसको कहते हैं रो, RHO. ये लैटिन अल्फ़ाबेट्स हैं. एंड रो इज नोन एज रेजिस्टिविटी. रो इज नोन एज रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर. ठीक है. सो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A एंड R इज इक्वल टू रो L अपॉन A. व्हाट इज रो? रो इज नोन एज रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर. रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी. दिस इज डिनोटेड बाय सिग्मा. ठीक है. सो सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो. ये एक फॉर्मूला हो गया. सिग्मा इज कंडक्टिविटी, रो इज रेजिस्टिविटी. रो है क्या बेसिकली? दिस इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट व्हेन R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A. एंड रेजिस्टिविटी हर एक कंडक्टर की कांस्टेंट होती है. चाहे वो एल्यूमिनियम हो तो उसका कोई भी वायर ले लो, उसकी रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगी. कॉपर ले लो तो कॉपर की कांस्टेंट रहेगी. आयरन ले लो, आयरन की कांस्टेंट रहेगी. सो रेजिस्टिविटी रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है. नाउ थर्ड फैक्टर इज टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ जाता है. सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और डायरेक्टली डिपेंडेंट टू टेम्परेचर. फोर्थ, नेचर ऑफ मटेरियल. नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब ये है ऑब्स्ट्रक्शन किसको मिलना है? इलेक्ट्रॉन्स को. हर एक मटेरियल के नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होते हैं. तो जिसके इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा,
जिसके इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे उनका रेजिस्टेंस भी कम होगा. सो इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल. So there are 4 factors on which resistance of a conductor depends. First one is length, second one is area of cross section, और इन दोनों से एक फॉर्मूला डेराइव होता है, that is rho L upon A. Third one is temperature, R is directly proportional to temperature, and fourth nature of material. So these are the factors on which resistance of a conductor depends. ठीक है. Next topic is combination of resistances. Combination of resistances. There are 2 types of combinations, series and parallel. ये 2 कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज एंड पैरेलल. सीरीज कॉम्बिनेशन इज दैट जिसमें रेजिस्टेंसेस एक के बाद एक सिंगल पाथ में कनेक्टेड होते हैं. जैसे ये 2-3 रेजिस्टेंस एक के बाद देखो एक सिंगल पाथ में कनेक्टेड हैं. लेट अस से दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3. आपने इसको एक सेल से कनेक्ट कर दिया, सो इट हैज़ बिकम एन इलेक्ट्रिक सर्किट. सेल से कनेक्ट कर दिया मतलब एक वोल्टेज सप्लाई कर दी, तो एक करंट फ्लो हो जाएगा. नाउ यू सी द करंट इज फ्लोइंग, मतलब चार्जेस फ्लो कर रहे हैं और उनको रास्ता एक ही है पास होने का. सो सेम ऑल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल पास थ्रू ऑल द रेजिस्टेंसेज. सो करंट पासिंग थ्रू ऑल द रेजिस्टेंसेज विल बी कॉन्स्टेंट. सो इन सीरीज कॉम्बिनेशन I इज कॉन्स्टेंट. और जो वोल्टेज है ये एनर्जी है. ये जब ये आप इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे रहे हो तो यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी यूज़ होगी, फिर यहाँ यूज़ होगी, फिर यहाँ यूज़ होगी. अल्टीमेटली तीनों रेजिस्टेंस को क्रॉस करने में आपकी पूरी एनर्जी यूटिलाइज होनी है. तो यहाँ पे आपकी थोड़ी सी एनर्जी V1 ड्रॉप हो गई, यहाँ पे V2 ड्रॉप हो गई, यहाँ पे V3 ड्रॉप हो गई. इट मीन्स टोटल V इज V1 प्लस V2 प्लस V3. तो सीरीज कॉम्बिनेशन का प्रिंसिपल यही है, करंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट and voltage gets distributed. Now what Ohm's law says? Ohm's law says V is equal to I into R. तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो V is equal to I into R. V1 is equal to I into R1. करंट तो कांस्टेंट ही रहना है, सब में सेम रहेगा. I into R2 plus I into R3. So I is taken as common. This is R1 plus R2 plus R3. I and I cancelled, so you get R is equal to R1 plus R2 plus R3. This is the formula of series combination. मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में आप 3 रेजिस्टेंसेस को लगाते हो तो जो टोटल रेजिस्टेंस और इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा, जिसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं, दैट विल बी द सम ऑफ ऑल द 3 रेजिस्टेंसेस. मतलब यदि 2 ओम, 5 ओम, 3 ओम का एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया आपने, तो टोटल 2, 3, 5, 10 ओम का हो गया रेजिस्टेंस. नाउ पैरेलल कॉम्बिनेशन. पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम रेजिस्टेंस होते हैं, नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज होते हैं, बट उनको डिफरेंट पाथ्स में कनेक्ट किया जाता है. जैसे एक रेजिस्टेंस को यहाँ कनेक्ट किया, दूसरे को यहाँ कनेक्ट किया, तीसरे को यहाँ कनेक्ट कर दिया और एक सेल सप्लाई वोल्टेज लगा दिया. दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3. नाउ इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जो करंट फ्लो हो रही है, करंट मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं यहाँ से. अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर से पास हो जाएंगे, कुछ इधर से और कुछ इधर से. सो दिस इज करंट इज I1 हियर, I2 हियर एंड I3 हियर. यही तीनों करंट फिर यहाँ पे आके कंबाइन हो जाएंगे सारे इलेक्ट्रॉन्स और फिर से करंट आई हो जाएगी. So what you have observed in parallel combination that current is distributed. I is equal to I1 plus I2 plus I3. और जो voltage है R3 is directly connected to V, R2 is also directly connected to V, R1 is also directly connected to V. So सबको voltage सेम मिलने वाला है V. So V is equal to constant. That is why जो हाउस होल्ड सर्किट्स होते हैं, घर में जो हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स यूज़ करते हैं, उन सर्किट्स में पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, क्योंकि सारे जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं सबको वोल्टेज कांस्टेंट मिलता है 220 वोल्ट. नाउ व्हाट ओम्स लॉ सेज, V इज इक्वल टू I इंटू R. देयरफॉर I इज इक्वल टू V अपॉन R. अब ये I इज इक्वल टू V अपॉन R इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं. सो दिस इज V अपॉन R इज इक्वल टू I1 की जगह में लिखेंगे V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3. सो फाइनली V इज टेकन आउट, कॉमन ले लेते हैं तो V एंड V कैंसल्ड.
सारे v कैंसिल हो जाएंगे. सो दिस इज 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3. सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो कैलकुलेट करने के लिए 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 ऐसे निकालना पड़ेगा. इससे r की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी. ठीक है, ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस. ये समझ में आ गया आपको. नाउ आपने देखो कौन कौन से फॉर्मूला अब तक पढ़े हैं. पहला फॉर्मूला आपने पढ़ाया है I इज इक्वल टू Q अपॉन T, चार्ज अपॉन टाइम. दूसरा फॉर्मूला पढ़ा है आपने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस में, दैट इज टोटल चार्ज ऑन ए कंडक्टर इज n टाइम्स द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, n इंटू ई. तीसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा है R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए. फोर्थ, रो इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा और सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो. फिफ्थ, इन सीरीज कॉम्बिनेशन R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. एंड सिक्स्थ, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3. ठीक है, ये सारे हो गए. नाउ जस्ट सी, जब कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो रेजिस्टेंस ऑफर होता है तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम होती है. एंड यू नो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड. तो इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी यहाँ पे कम हो जाती है, वो एनर्जी जाती कहाँ है? वो एनर्जी जो होती है वो हीट के फॉर्म में कंडक्टर में आ जाती है. इसलिए देखोगे आप, जब किसी कंडक्टर से आप करंट फ्लो कराते हो तो वो कंडक्टर हॉट हो जाता है, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसमें करंट फ्लो होती है वो हॉट हो जाता है. सो दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. ठीक है. नाउ देयर वाज ए साइंटिस्ट नेम जूल. इसने बताया एक रिलेशन कि हीट कितना प्रोड्यूस होगा. ही सेड हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर H इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, करंट के स्क्वायर के बराबर होगा, प्रोपोर्शनल होगा. रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, और कितनी देर तक आपने फ्लो करवाया टाइम उस पर डिपेंड करेगा. यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट की, वो 1I. सो H इज इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू टी, बिकॉज कांस्टेंट की वैल्यू 1 है. सो ये फॉर्मूला हो गया हीट प्रोड्यूस का. नाउ हीट प्रोड्यूस का ये पहला फॉर्मूला हो गया. हीट इज बेसिकली व्हाट? एनर्जी. ठीक है. अब V इज इक्वल टू I इंटू आर होता है. देयरफॉर I कैन बी रिटेन एज V अपॉन R. I की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, देन H इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R स्क्वायर इंटू R इंटू टी. एक R कैंसिल हो जाएगा. सो दिस इज V स्क्वायर बाई R इंटू टी. So this is another formula, second one for heat produced. Similarly, R is equal to V upon I. ये फॉर्मूला फिर R की यहाँ पे पुट करते हैं इसी में. देन H is equal to I स्क्वायर इंटू R. R मीन्स V upon I इंटू T. एक I ये कैंसिल हो गया. सो दिस इज V इंटू I इंटू T. सो दिस इज द थर्ड फॉर्मूला फॉर हीट प्रोड्यूस्ड. हीट प्रोड्यूस के 3 फॉर्मूला हैं, I स्क्वायर RT, V स्क्वायर बाई R इंटू टी एंड V इंटू आई इंटू टी. ये तीनों न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाले हैं सॉल्व करते समय. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर. इलेक्ट्रिक पावर देखो क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर. अब पावर मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क हो गया W अपॉन टी, और पावर इज इक्वल टू वर्क डन को हम एनर्जी कहते हैं, एनर्जी अपॉन टी. और एनर्जी के हमारे पास 3 फॉर्मूला है हीट के, तो ये तीनों फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं. तो पावर का एक फॉर्मूला आ जाएगा I स्क्वायर आर टी बाई टी. तो टी कैंसिल हो गया. दिस इज I स्क्वायर आर. ये एक फॉर्मूला हो गया. फिर पावर इज इक्वल टू दूसरा फॉर्मूला यूज़ कर लो,
वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी अपॉन टी, टी टी कैंसल, सो दिस इज वी स्क्वायर बाई आर, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। पावर के लिए तीसरा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज़ कर लो एनर्जी का, v इंटू आई इंटू टी अपॉन टी, टी टी कैंसल्ड, सो दिस इज v इंटू आई, ये तीसरा फॉर्मूला हो गया। सो सिमिलरली इलेक्ट्रिक पावर के भी 3 फॉर्मूला हो गए। नाउ पावर इज बेसिकली वर्क अपॉन टाइम, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, देखो यूनिट इज इक्वल टू जूल, वर्क की यूनिट होती है जूल और टाइम का होता है सेकेंड, सो जूल पर सेकेंड, एंड 1 जूल पर सेकेंड इज नोन एज 1 वाट, इसी को 1 वाट कहते हैं। तो पावर की यूनिट होती है वाट, एंड 1 वाट इज हाउ मच, 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है, पावर की एक कॉमर्शियल यूनिट भी होती है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। नॉर्मली जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आप लोग घर में कैलकुलेट करते हो उसको कहते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप यूज़ करते हो, बेसिकली दैट इज़ द पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई उसकी यूनिट क्या होती है, उसको कहते हैं किलो वाट आवर, मतलब 1 घंटे में कितना वाट आपने यूज़ किया, दैट इज़ द यूनिट ऑफ पावर, दैट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी, किलो वाट आवर। ठीक है, 1 किलो वाट आवर का मतलब क्या हो गया, 1 किलो मतलब 1000 वाट, 1000 वाट का मतलब हो गया जूल पर सेकेंड, और आवर का मतलब हो गया 60 इंटू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स। ठीक है, वन किलो वाट, वाट इज जूल अपॉन सेकेंड, एंड आवर इज 60 इंटू 60 सेकेंड, तो सेकेंड एंड सेकेंड कैंसल्ड। सो फाइनली दिस इज, ये कैलकुलेट करोगे तो आएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। दिस 1 किलो वाट आवर इज नोन एज 1 यूनिट ऑफ कॉमर्शियल। कॉमर्शियल यूनिट को 1 यूनिट 1 यू से भी डिनोट करते हैं, एंड दैट इज बेसिकली 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल ऑफ एनर्जी, और इसको 1 किलो वाट आवर भी कहते हैं। So commercial unit of energy is kilowatt hour, and 1 kilowatt hour is 3.6 into 10 to the power 6 joule, and this is known as 1 unit. ठीक है, ओके। अब ये वीडियो मैं अभी यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, इसके जो डाउट्स होंगे फिर हम लोग 8 बजे एक बार देखेंगे इसको। ठीक है, ओके।